देशवासियों, आज सभी के मुख पर एक ही बात है। जो राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, केजरीवाल को बंदी क्यों बनाया गया। और इतना ही नहीं, बंदी बनाने के बाद लोग इसे असंवैधानिक बताते हैं। अब एक व्यक्ति को जिसके ऊपर आरोप लगे हैं और ईडी अगर नोटिस भेजती है और व्यक्ति अगर सच्चा है तो पहली नोटिस में ही जा सकता है, किंतु केजरीवाल जी ने तो 9 नोटिस तक इंतजार किया और जब कोर्ट ने कह दिया कि नोटिस में जाना पड़ेगा तब वो गए। और जाने के बाद आप जानते हैं वही हुआ जो होना था, जिसकी अनुभूति स्वयं केजरीवाल को थी। ये हमारा देश है जहां पर आप ऐसा कर सकते हैं, न्याय तंत्र में एप्लीकेशन कर सकते हैं कि आप ईडी को बोलिए कि मुझे अरेस्ट ना करे। ऐसा न्याय तंत्र नहीं होता है कि आप न्याय तंत्र में जाकर ये कहेंगे कि मैं अगर गुनाह करता हूं और अगर मुझे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भेजती है तो मैं ये जाकर एप्लीकेशन करूंगा कि आप कंडीशन डालो कि मुझे अरेस्ट ना करें। ये इस बात का सबूत है कि केजरीवाल को 6 महीने पहले ही जब पहली नोटिस मिली उसे एहसास था कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने हर वक्त ईडी के नोटिस को इग्नोर किया और अंतिम कोशिश की कि कोर्ट में जाकर हम कोशिश करें कि अग्रिम जमानत ले लें। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये उसके सरकार के साथ जुड़े हुए पहले 3 आदमी ईडी के नोटिस पर अरेस्ट हो चुके हैं, अभी भी वो गिरफ्तार हैं। ऐसी परिस्थिति में केजरीवाल का कर्तव्य था कि नोटिस में जाकर अगर आप सच्चे हैं तो उनके सवालों का जवाब दीजिए, जबकि ईडी को कहना पड़ा कि केजरीवाल जी हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अब सवाल ये होता है कि कितनी पार्टियां ईमानदार हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे देश में कोई भी पार्टी ईमानदार नहीं है, कोई भी पार्टी दूध की धोई हुई नहीं है, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं जो अपने आप को नेक इंसान का दल बताया जाए। सिवाय 543 में से हम 40-50 लोगों को अच्छा समझ सकते हैं, बाकी 90% लोग तो ऐसे ही हैं। केजरीवाल जी की संस्था के लिए मैंने स्वयं 12 वर्षों तक कार्य किया है, परिवर्तन करके उसकी एक संस्था थी। राइट टू इन्फॉर्मेशन में और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में पत्र लिखना, ये काम मैंने मुंबई शहर में केवल शिवनानी जी के साथ भी किया। लेकिन अभी दुख इस बात का है कि एक व्यक्ति स्वयं कहता है कि शीला दीक्षित के अगेंस्ट में हम जाएंगे और उनका मकान तोड़ेंगे जिस दिन हम सत्ता पर आ गए। आज उसी पार्टी के साथ बैठे हुए हैं अपने आप को बचाने के लिए। जो कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता था, तुष्टीकरण के विरोध में था, आज यही केजरीवाल जी तुष्टीकरण का कार्य कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करना और ये कहना कि हम वक्फ बोर्ड की सारी जमीन जायदाद वापस दिला देंगे, क्या ये संवैधानिक है? इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे किस्से हैं जिन्होंने अपनी सत्ता पर रहने के लिए उन्होंने बहुत ही गलत कार्य किए हैं। मैं जानता हूं गलत हर पार्टी करती है, लेकिन फर्क यह है कि केजरीवाल जी गलत करके भी अपने आप को ईमानदार बताते हैं और दूसरे को बेईमान बताते हैं। बात यहाँ पर आके अड़ी हुई है कि अगर उसको अरेस्ट किया गया, अगर वो ईमानदार होता तो ईडी के सामने सब बातें कर सकता था। अब कहते हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब बीजेपी के कहने पे काम कर रहे हैं। सभी बीजेपी के रूल में मोदी के जी के कहने पर सब काम हो रहा है। सभी को याद रखना चाहिए, ईडी को जब छूट मिली तब इतने बड़े बड़े कारनामे बाहर आए। अगर ईडी को पावर नहीं मिलता
तो इस तरह के केस हमारे सामने नहीं आते। पिछले 10 वर्षों में आपने देख लिया कि ईडी ने कितने लोगों के यहाँ रेड डाल के कितने करोड़ों रुपए निकाले। इतना ही नहीं, पूरे राजनीतिक दलों में एक भय का वातावरण पैदा हो गया कि गलत करने पर हम फंस जाएंगे। तो ईडी बीजेपी की या भाजपा की या मोदी के कहने पे नहीं कर रहा है। अगर अरेस्ट होता है तो उसे बेल मिल जाता। अगर वो सच्चे होते कोर्ट में जाते। क्या अपोजिशन पार्टी ये भी कहना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिटी सिविल कोर्ट पूरा आज बीजेपी के अंदर है, मोदी जी के कहने पर कोर्ट चलता है? क्या कह सकते हैं? क्या ऐसा हो रहा है? ये सब बातें जो पॉलिटिकल पार्टी करते हैं कि ये असंवैधानिक है, तो इमरजेंसी संवैधानिक था। इमरजेंसी का डिक्लेरेशन संवैधानिक था। इस तरह की बातें लोगों को गुमराह करने की है। और दुख तो इस बात का है कि मैंने बहुत सारे दोस्त यारों में देखा कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए वो अपने संबंध को बिगाड़ देते हैं। अरे भाई, सभी को स्वतंत्र विचार करने का अधिकार है। किसी को लाल रंग पसंद है, किसी को काला रंग पसंद है, किसी को हरा रंग पसंद है। हर व्यक्ति को अपना अपना विचार करने का अधिकार है। कोई केजरीवाल को चाहता है, कोई कांग्रेस को चाहता है, कोई बीजेपी को चाहता है, ये उनका अधिकार है। इसके लिए अपने व्यक्तिगत संबंधों को कृपया न बिगाड़े। लेकिन मैंने अनुभव किया है कि पॉलिटिकल पार्टी के फेवर और अगेंस्ट में वे अपने संबंधों को भूल जाते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति बहुत बड़ी गलती करता है। कोई भी आएगा, मेरी नज़र में हम सब भारतवासियों के लिए एक ही उपाय है। आप मुझे एक भी पार्टी नेक और ईमानदार है बता दीजिए। आज नहीं, पिछले 70 साल से हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हमें किसी ने एक व्यक्ति को मतदान देना है, और मतदान देते समय एक ही बात अपने दिमाग में रखना है कि राष्ट्र के हित में क्या है। क्या राष्ट्रीय स्तर पर आप उस व्यक्ति को वोट देंगे जो आलू में से सोना बनाता है, जो स्टोव के ऊपर कोयला डालता है, जिसके पार्टी के खुद वरिष्ठ नेता अपने जिंदा व्यक्ति को स्वर्गवासी बना देते हैं? अब जिसको अपनी माँ क्या है, माँ उसकी इटाली में क्या थी, क्या करती थी, उसका पता नहीं है, और वो समाज से पूछता है भारत माता कौन है? क्या ऐसे व्यक्ति को आप देश का प्रधानमंत्री या ऐसी पार्टी को आप मतदान देना चाहेंगे? लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर पर है, ये कोई राज्य स्तर का चुनाव नहीं है। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए एक मजबूत दल की आवश्यकता है, नेक इंसानों की आवश्यकता है। 543 नेक इंसान ढूंढना आज की तारीख में बड़ा कठिन कार्य है, किंतु दावे के साथ कहा जा सकता है कम से कम 10% सांसद आज भी एकदम अच्छे हैं, जो इस देश के लिए हैं, समर्पित है। किसी को पसंद नहीं, नफरत में रहता है, वो बात अलग है। लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है, मैं अपने व्यक्तिगत विचार आपके सामने रखता हूँ कि इस देश को आगे लाने के लिए और सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए मोदी जी और योगी जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, और इसीलिए मैं भाजपा से प्यार करता हूँ। जब तक मोदी जी, योगी जी, इतना ही नहीं, उनके साथ पूरे देश के अंदर और 40 लोग हैं जो ऐसा ही जिंदगी जीते हैं। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर भी इतने अच्छे हैं जो राष्ट्र की बात करते हैं। बात आती है हमेशा कि भाई सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। अब मुझे बताइए, सेक्युलरिज्म का मतलब ये हो गया कि 5% कट्टर मुसलमान इस देश के अंदर कुछ भी करें, कुछ नहीं बोलना? देख लीजिए, 1947 में भारत के अंदर मुसलमान की बस्ती 5% थी, ज़्यादा नहीं थी। आप कहें तो 10% कर सकते हैं, लेकिन आज वो पिछले 60 साल में 18% आ गई। इतना ही नहीं, एक बांग्लादेश भी बन गया और एक पाकिस्तान भी बन गया।
हिंदुस्तान में जितने भी, बांग्लादेश में जितने भी, पाकिस्तान में हैं, उनको अरब के लोग कन्वर्टेड मुस्लिम बताते हैं। और मुसलमान खुद जानता है, मुसलमान को मालूम है कि उनका चौथा पूर्वज, उसका पूर्वज यानी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पांचवा दादा हिंदू ही है। और इसको आज मुसलमान लोग स्वीकार करने लगे हैं। और आज की तारीख में अगर 70 साल की महिलाएं जितने भी मुस्लिम हैं जो हिंदुस्तान में रहती हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि किस प्रकार हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाया गया है। और जब भी कोई महिला मुसलमान बन गई है तो उस महिला ने क्या खोया है वो महिला स्वयं जानती है। मुसलमान के आने के बाद महिला एक बच्चा पैदा करने की मशीन, 3 तलाक का शिकार, हर लाख की तकलीफ, और साथ साथ नारी को इंसान नहीं समझा जाता है, उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती है जो आज उसे सनातन धर्म में है। और ये परिस्थिति तो बदल गई, किंतु अभी जो देखा जा रहा है, बहुत साल से मुसलमान भाई भी धीरे धीरे महसूस करने लगे हैं कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे, उनके दादा के दादा हिंदू ही थे। और आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में लाएगा। अब बात करते हैं सिर्फ केजरीवाल जी की। तो केजरीवाल जी सभी पार्टी की तरह हैं। मैं किसी पार्टी को नहीं समझता कि वो केजरीवाल से बेहतर हैं, लेकिन केजरीवाल जी को इस बात को स्वीकार करना होगा कि वो अगर ये कहेंगे कि मैं 100% ईमानदार हूँ तो इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में वो एक राजनीतिज्ञ बन गए, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि मैं राजनीति में पैर नहीं रखूँगा, मैं पद को स्वीकार नहीं करूँगा। आज वही करके बैठे हैं। अन्ना हजारे ने जी जब इनको अच्छा कहा कि ये एक बदमाश है तो मुझे बुरा लगा, लेकिन आज मुझे महसूस होता है कि अन्ना हजारे जी ने बिल्कुल सही कहा था। इतना ही नहीं, आज की तारीख में आप समझ लीजिए कि केजरीवाल जी जिस तरह से तुष्टीकरण का काम आरंभ किया, यह इनको शोभा नहीं देता है। यह उनकी अपनी जबान है। ये खुद कहते थे कि सभी को एक समान न्याय होना चाहिए, और आज बदल चुके हैं। और अगर अरेस्ट हुआ है, इसके लिए मोदी जी की ताकत नहीं, न ईडी मोदी जी का नौकर है, न सीबीआई मोदी जी का नौकर है, न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपके पास बड़े बड़े वकील भी हैं, और इस देश के कोर्ट को अगर आप मोदी जी का समझते हैं तो बात अलग है। अगर सही होते तो कोर्ट इनको माफ़ करता। कोर्ट ने माफ़ नहीं किया और अरेस्ट कराया, इसका मतलब ये तय हो गया कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार बड़े पैमाने में या तो किया है या साथ दिया है। लेकिन मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि राजनीतिक दलों की हुतातुशी से अपने संबंधों को कभी किसी के साथ ना बिगाड़े। मैंने देखा कि पार्टी के नाम पर लोग अपनी दोस्ती बिगाड़ देते हैं। जब कोई पार्टी का आदमी आपके पास आने वाला नहीं है, पिछले 70 साल से कोई नहीं आया, आप किसी भी पार्टी के हो, पहले भी नहीं आया, आज भी नहीं आएगा, तो आप अपने जीवन को अच्छा बना कर रखें। कानून अपना काम कर रहा है, वकील यहाँ पर ढेर सारे पड़े हैं, संविधान को समझने वाले भी, और संविधान में क्या होना उसके बारे में भी। इस विषय पर हम सब चिंता ना करें। और केजरीवाल अगर अरेस्ट हुए हैं तो इसके लिए मोदी जी को दोष देना मैं सरासर गलत समझता हूँ। सभी को अपने अपने विचार रखने का अधिकार है। आपको लाल रंग पसंद है, मुझे काला रंग पसंद है, किसी को हरा पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, सभी अपनी जगह सही हैं। लेकिन लोकतंत्र में तो जहाँ पर बहुमति से या सहमति से ये देश चलेगा, लेकिन इस तरह से बिना कोई वजह के किसी को बदनाम करना और कहना, और खुद कैसे हैं उसके बारे में भी सभी पॉलिटिकल पार्टी अपना विचार करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ कि केजरीवाल जी अपने कर्मों के कारण अरेस्ट हुए हैं,
उन्हें उनके कर्म की सज़ा ईश्वर देगा। बाकी कोर्ट बैठा है, कोर्ट अवश्य हमारे देश का न्याय करेगा। मैं कोर्ट के विरुद्ध बातें करता हूँ, क्योंकि हमारे देश के अंदर जिस तरह से न्याय तंत्र 5 करोड़ लोगों को न्याय नहीं दे रहा है, मैं इस देश के न्याय तंत्र को न्याय तंत्र नहीं समझता हूँ, सबसे बड़ा अन्याय तंत्र समझता हूँ। कि इतना बड़ा परेशान तो इस देश का कोई बड़ा गुंडा भी नहीं करता होगा, इतने लोगों को परेशान हमारे देश का न्याय तंत्र कर रहा है। लेकिन फिर भी विशेष परिस्थिति में कोर्ट ने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है और अच्छी तरह से निभाया है। और जब तक कोर्ट अपने नैतिकता के साथ विशेष परिस्थिति में काम कर रही है, तब तक तो इस देश में शांति बनी रहेगी। जिस दिन कोर्ट भी अपने विचारों को भूल गए, जो कुछ भी हो रहा है वो कोर्ट की वजह से हो रहा है, मोदी जी के कारण नहीं। केजरीवाल जी को उनके कर्म की सज़ा मिली है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को परिणाम देता हूँ। जय हिंद।